मोदी 3.0 बन चुका है, शपथ हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि मोदी 3.0 बनने के बाद एनडीए में अब उथल पुथल क्यों शुरू हो गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, अजीत पवार क्यों हुए नाराज। दूसरा, शिंदे के नेता क्या उद्धव के संपर्क में हैं। तीसरा, शपथ लेते ही क्या एमपी ने लौटा दिया है अपना पद। चौथा, स्पीकर पद के लिए क्या टीडीपी से खींचतान चल रही है बीजेपी की। और पांचवा, मोदी 3.0 में इस बार क्या नया है। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि अजीत पवार क्यों हो गए हैं बीजेपी से नाराज और ओपनली आके उन्होंने कहा है कि हमको एमओएस का यानी राज्य मंत्री का पद नहीं चाहिए। और प्रफुल्ल पटेल जो कि एक वरिष्ठ नेता है, वो कैसे अब छोटा पद कबूल कर सकते हैं, तो हमें तो ये मंजूर नहीं है। हम लोग बड़े पद के लिए इंतजार कर लेंगे लेकिन एमओएस का पद नहीं लेंगे। और उन्होंने शपथ नहीं ली। तो देखिए, अगर मैं आपको बताती हूं, प्रफुल्ल पटेल जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब उनका जो पद था वो केंद्रीय मंत्री का था और अब एमओएस। प्रफुल्ल पटेल कहते हैं ये कैसे संभव है। देखिए, फिलहाल प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा के एमपी है और मैं आपको बता दूं, फडणवीस का इस पे यानी जो बीजेपी के हैं उनका इस पे कहना है कि एक सीट जीती है भाई अजीत पवार ने, एनसीपी जो है, तो उनको इसलिए हमने एमओएस यानी राज्य मंत्री का पद दिया है। अब देखिए, हैरानी नहीं कि एनडीए का व्यवहार ऐसा है। सुप्रिया सुले, आपको पता है कि कैसे अजीत पवार और शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी टूट गई थी और अब सुप्रिया सुले कह रही हैं कि हैरानी नहीं कि अजीत दादा के साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि एनडीए तो व्यवहार ही ऐसा करती है। लेकिन जो कांग्रेस की जो पूरा गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, जो एमवीए है, वो सबको इज्जत की नजर से देखता है। लेकिन सुले कह रही है कि हमें तो पता ही था कि अजीत दादा के साथ ऐसा होगा। दूसरा देखिए, शिंदे के नेता क्या उद्धव के संपर्क में हैं। मैं आपको बता दूं, शिंदे को अभी एक एमओएस का यानी राज्य मंत्री का पद मिला है, लेकिन वो उससे भी खफा है। हालांकि स्वतंत्र प्रभार वाला मिला है लेकिन वो इससे भी खफा है। देखिए, प्रताप राव यादव जो शिवसेना के हैं, उनको स्वतंत्र आभार वाला जो पद है, प्रभार वाला पद है, वो मिला है। ये इधर गलती हो गई है। देखिए, शिंदे की मांग 2 एमओएस और 1 केंद्रीय मंत्री। मैं आपको बता दूं, शिंदे की जो सेना है उन्होंने कहा था कि हमको 2 एमओएस यानी 2 राज्य मंत्री और 1 कैबिनेट मिनिस्ट्री की पोस्ट चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिला और सिर्फ उनको राज्य मंत्री का पद मिला है मोदी कैबिनेट में। अब बस 9 की जगह है। आप देख लीजिए, जो लिमिट होती है वो 81 होती है। संविधान के हिसाब से मैं बताती हूं कि अगर 543 सीट्स होती हैं तो संविधान कहता है कि सिर्फ 15% आप अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हो और आपको पता है 71, और अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ देती हूं तो 72 ऑलरेडी हो गए हैं। अब सिर्फ 9 लोगों की जगह बची हुई है। आगे देखिए, 5 से 6 शिंदे एमएलए उद्धव गुट के संपर्क में हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये विधानसभा के पर्सपेक्टिव में है क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ये देखिए, 5 से 6 शिंदे एमएलए उद्धव गुट के संपर्क में हैं। और तो और जयंत पाटिल ने यह बताया कि 10 से 15 अजीत पवार के एमएलए शरद पवार के संपर्क में है। यानी जो बीजेपी ने ये दोनों पार्टियां अलग की थी, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, तो अब ऐसा समझा जा रहा है कि जो पूरा उथल पुथल हो रहा है तो शायद ये लोग वापस आ जाएं और वापस इंडिया गठबंधन के साथी बन जाए। तो देखिए, 2 उद्धव के एमपी शिंदे गुट के संपर्क में है। अब दावे ठोकने में तो ना शिंदे पीछे हैं और ना ही उद्धव पीछे हैं। तो जो शिंदे के प्रवक्ता हैं वो ही कह रहे हैं, नरेश महस्के, कि 2 जो उद्धव के एमपी हैं, नवनिर्वाचित जो अभी सांसद हैं, वो शिंदे गुट में लौटना चाह रहे हैं यानी शिंदे गुट में आना चाह रहे हैं। तो देखिए, सारा खेल विधानसभा चुनावों से पहले हो रहा है। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या शपथ लेते ही एमपी ने लौटा दिया है पद। आज पूरे सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल था कि केरल के जो इकलौते बीजेपी सांसद हैं उनका बयान आता है। क्या बयान आता है मैं पहले बताती हूँ, लेकिन पहले आप ये देखिए कि त्रिशूर में लगभग 75,000 वोटों से सीपीआईएम से जीत जाते हैं इकलौते बीजेपी सांसद। उनका नाम है सुरेश गोपी और उनको मंत्रिमंडल में रहना मंजूर नहीं है शुरू से। सुबह से जो है ये सोर्सेज की तरफ से और एक बाइट भी आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि मुझे एमपी होकर यानी सांसद होकर काम करना है और मेरे लिए फिल्में ज़रूरी है। मुझे अपना जो ये फिल्मी करियर है, जो मेरा ये पूरा इंडस्ट्री का काम है, वो भी चालू रखना है और मुझे मंत्रिमंडल में नहीं जाना। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही खबर फैली तो सबने ये बता दिया कि अब इस्तीफा दे दिया है, नहीं रहना चाहते हैं, अपनी बात रखी है। लेकिन फिर वो सामने आए, उन्होंने पोस्ट किया कि ये सारी खबर एक अफवाह है। देखिए, इसमें तो मैं आपको बता दूं, सुप्रिया जो कि कांग्रेस की, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि आगे आगे देखिए अब क्या होता है एनडीए में, ज्यादा दिन ये सरकार चल नहीं पाएगी। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है। और मैं आपको सुरेश गोपी का वो बता देती हूँ ट्वीट कि उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ।
A few media platforms are spreading the incorrect news that I am going to resign from the Council of Ministers of the Modi government. This is grossly incorrect. It is a matter of pride for me to be in the Council of Ministers of the Modi government and to represent the people of Kerala. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we are committed to the development and prosperity of Kerala. तो ये पूरा जो मामला है वो यहीं पे ही खत्म हो गया। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ कि क्या स्पीकर पद के लिए टीडीपी से खींचतान चल रही है। अगर आप थोड़े भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको पता होगा कि कैसे सुबह से एक न्यूज़ वायरल हो रही है। उसमें यह है कि टीडीपी को मिला है एक केंद्रीय और एक एमओएस पद। ये तो खबर है, ये फैक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीडीपी को चाहिए स्पीकर पद। सूत्र ये बता रहे हैं। और अभी जो स्थिति है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो टीडीपी के यानी नायडू की पार्टी के जो राम मोहन नायडू हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, वो सबसे यंगेस्ट केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। 36 उनके उम्र है और 36 साल के वो हैं और उनको केंद्रीय मंत्री का पद मिल जाता है। और देखिए जो चंद्रशेखर पेमासामी हैं वो भी आंध्र से आते हैं, उनकी 48 उम्र है, इनको राज्य मंत्री का पद मिला है। अब खबर यह है कि टीडीपी को चाहिए स्पीकर पद। और क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है कोई भी स्पीकर या तो सरकार बना सकता है या गिरा सकता है। महाराष्ट्र में आपने कितनी बार ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिसमें स्पीकर के, चाहे अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दे, चाहे वो कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसमें पूरा जो कंट्रोल होता है वो स्पीकर के पास होता है। और स्पेकुलेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि इस बार एनडीए में बीजेपी को ज़्यादा बहुमत नहीं मिला है तो ये जो बाकी की पार्टियां हैं वो कुछ खेल कर सकती हैं। और अगर ये स्पीकर पद बीजेपी ले लेती है तो वो दूसरों की पार्टियां तोड़ देंगी। लेकिन अगर कोई साथी यानी जेडीयू या टीडीपी ले लेती है, इंडिया गठबंधन का कहना है कि स्पीकर पद भैया टीडीपी और जेडीयू ले ले, अगर बीजेपी के पास चला गया तो बीजेपी खेल कर देगी। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जब बीजेपी की बहुमत सरकार थी यानी 2014 और 2019, उसमें सुमित्रा महाजन और ओम बिरला स्पीकर थे। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने वाली हूं कि मोदी 3.0 में इस बार क्या क्या नया है। तो देखिए, 2014 में मोदी के साथ 46 मंत्री ने शपथ ली थी। फिर 2019 की बात करती हूं तो 58 मंत्री शपथ लिए। और 2024 की अगर मैं बात करती हूं तो 71 मंत्रियों ने शपथ लिया है। और देखिए, काफी चीजें सोशल मीडिया पर ये बोली जा रही है कि अगर मंत्रिमंडल की साइज बढ़ जाती है, मतलब जो मेन पार्टी है बीजेपी, वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। लेकिन इससे विरुद्ध मैं आपको बता दूं कि जितने भी अलोकेशन हुए हैं पोर्टफोलियोज, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जितनों ने भी शपथ ली है सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं। तो देखिए, 30 कैबिनेट मंत्री, जिसमें 25 बीजेपी के और 5 साथी दल, जिसमें जेडीएस, जेडीयू, टीडीपी एचएम मांझी, एलजेपी चिराग पासवान, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू नीतीश कुमार और जेडीएस एचडी कुमारस्वामी, और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले, यानी ये जो 5 इंडिपेंडेंट राज्य मंत्री हैं उसमें से 3 बीजेपी के हैं, आरएलडी का एक है यानी जयंत चौधरी, और एक है शिवसेना का, जिससे मैं आपको बता दूं कि शिंदे गुट खफा है। फिर देख लीजिए 36 एमओएस यानी राज्य मंत्री, जिसमें 32 बीजेपी के, एक आरपीआई यानी रामदास अठावले, फिर एक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का, फिर एक अपना दल की अनुप्रिया पटेल, फिर एक टीडीपी यानी नायडू की पार्टी का। तो अगर मैं आपको टोटल बताती हूं तो बीजेपी के 60 हैं और साथी दल के कितने हैं? 11। और इसमें इस बार जितने भी ये मोदी 3.0 मंत्रिमंडल है, इसमें युवा चेहरे ज्यादा हैं। 7 महिलाओं को जगह मिली है, 37 पुराने चेहरे नहीं हैं उसमें से, चाहे आप अनुराग ठाकुर ले लीजिए, जीतने के बाद भी नहीं है, चाहे आप अनुराग ठाकुर ले लीजिए, रूपाला ले लीजिए। इन दोनों की वजह ये बताई जा रही है कि अनुराग ठाकुर को शायद संगठन का कोई काम दिया जाए। रूपाला, आपको पता है राजकोट में वो जो क्षत्रिय वाला पूरा मुद्दा हुआ था, उस पर इसलिए रूपाला की इस बार मंत्रिमंडल से टिकट काट दी गई है। नारायण राणे भी इस बार नहीं है, जीत कर भी ये लोग मंत्री नहीं बन पाए। स्मृति ईरानी हार गई, अर्जुन मुंडा, बालियान, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, ये लोग भी पूरे के पूरे मंत्रिमंडल से गायब हैं। अब देखिए, कांग्रेस का दावा क्या है कि टूट जाएगा एनडीए। ये कांग्रेस क्या क्या बयान दे रही है एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मोदी की तमाम बैसाखियां बवाल मचाएंगी। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल मोदी से नाराज हैं। अभी देखिए एनडीए में आगे क्या क्या होता है। नायडू नीतीश को गाली देते थे, ये दोनों जो है नायडू और नीतीश पहले मोदी को गाली देते थे, अब उनके साथ हैं। मोदी के अहंकार का अंत जल्द होगा, ये कांग्रेस का कहना है। मंत्रालय, कैबिनेट, एमओएस को लेकर बवाल होगा, जो कि हमें देखना शुरू हो गया है। माय वे हाईवे, यानी जो बीजेपी का रुख होता है कि हम ही सब कुछ हैं, माय वे हाईवे, इससे सरकार को घटक दल जो हैं वो सबक सिखाएंगे, कांग्रेस का दावा है। संजय राउत क्या बोल रहे हैं कि बिखर जाएगा एनडीए। पीएम नरेंद्र मोदी का एक कैबिनेट बना है, कैबिनेट कितने दिन चलेगा ये देखना होगा। इनको अभी भी लग रहा है कि एनडीए सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इंडिया जो है, इंडिया गठबंधन, वो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को नुकसान पहुंचाएगा। हालातों से लगता है मामला डामाडोल है। मोदी जी को तीसरी कसम लेनी थी, ले ली। एक रिकॉर्ड स्थापित करना था, कर लिया।
फिर देखिए बीजेपी से अलग हो जाएगा शिंदे गुट। ये मैं सब आपको विपक्ष के दावे बता रही हूँ। मोदी कैबिनेट में एक मंत्री पद से शिंदे गुट नाराज है, मैं आपको बता चुकी हूँ। शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग बारने का एक बयान आ गया है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला आके नाराजगी जताई है। कह रहे हैं कि 7 सीट पर हमको एक राज्य मंत्री दिया है। इधर जो लोग एक एक सांसद बन के आए हैं उनको आपने कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दी है, लेकिन हमको सिर्फ 7 सीटें जीतने के बाद महज एक राज्य मंत्री दिया है, तो इससे वो खफा हैं। हमें कैबिनेट मंत्री पद की उम्मीद थी और अब इनकी पूरी नाराजगी सामने आई है। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाली हूँ कि देखिए ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मोदी 3.0 में इस बार क्या नया है, तो अगर आप देखते हैं तो इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है। 9 और मंत्री आ सकते हैं। संगठन में इस बार सरप्राइज देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप जाति समीकरण के बारे में बात करते हैं तो 27 इसमें ओबीसी हैं, 10 इसमें एससी हैं, 5 इसमें एसटी हैं, 5 इसमें माइनॉरिटी हैं और एक भी मुस्लिम नहीं है। देखिए इसमें ये तो मैसेज क्लियर है दैट बीजेपी इज द बॉस। और इसमें 6 एक्स सीएम हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर जेडीयू और टीडीपी को विशेष राज्य का दर्जा अपने अपने राज्यों के लिए यानी बिहार और आंध्र के लिए भी नहीं मिलता है, या अच्छे बड़े पद भी नहीं मिलते हैं, तो उनको ये उम्मीद है कि केंद्र से उनको ज़्यादा फंडिंग मिलेगी, यानी ज़्यादा पैसा मिलेगा। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसी साल 3 अहम विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र। और इसमें भी आप देखेंगे कि पूरा मंत्रिमंडल है। हरियाणा से इसमें 3 मिनिस्टर्स हैं, झारखंड से 2 हैं और महाराष्ट्र से 6 हैं। मतलब ये जो पूरी प्लानिंग हुई है ये विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख के भी हुई है। और अब जो सवाल हैं वो ये है कि भैया लोकसभा स्पीकर कौन होगा, अब बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जेपी नड्डा तो अब मिनिस्ट्री में आ गए हैं, यानी कैबिनेट मंत्री हो गए हैं वो। उड़ीसा का सीएम कौन होगा, क्योंकि आपको पता है उड़ीसा में बीजेडी की जो सरकार है वो गिरा दी है बीजेपी ने, नवीन पटनायक की सरकार गिरा दी है। तो अब बीजेपी को उड़ीसा का सीएम चुनना है। और ये जो 4 बड़े मंत्रालय हैं, चाहे वो गृह हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो और चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, कि जो अभी जिनके पास है यानी अमित शाह, राजनाथ, निर्मला सीतारमण, जयशंकर वही रहेंगे या कोई नया चेहरा आएगा, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।